समाजवादी की सरकार में जो गुंडाई चरम सीमा पर रहती है, वो गुंडाई की दहशत सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग को होती है, जो न लड़ने में असमर्थ होता है, सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको दहशत रहती है, उसको मार बैठेंगे, लोग मारते पीटते हैं, तमाम ज़मीनों में कब्जा करते हैं। कम से कम इस बड़ी गुंडाई से राहत मिली। आज की डेट में वो गुंडेगर्दी ख़त्म है। नमस्कार, एम न्यूज़ में आपका स्वागत है। सियासत के संग्राम में आज हम आपको ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको सुनकर काफ़ी आश्चर्य होगा। एक शेर आपने सुना होगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जिस मेहमान से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उनके पर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि उन्होंने 1996 में ही राजनीति में कदम रखा। उसके बाद 2000 से ही चुनाव लड़ना शुरू किया, लेकिन कुछ कारणवश उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। फिर भी वो लगातार लगे रहे और ईमानदारी की वजह से, अपनी और लगन की वजह से, मेहनत की वजह से आज वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मोहनलालगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं अमरेश कुमार रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे मिलवाती हूँ मैं आपको और उनसे बातचीत करते हैं। अमरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। अमरेश जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कहाँ से की, मतलब शिक्षा को लेकर, फिर नौकरी क्या की। काफ़ी बातें हुई हमारी ऑफ कैमरा, तो उसके बारे में दर्शकों को भी बताइए। सबसे पहले दर्शकों को प्रणाम, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार, सभी को प्रणाम। मैं शिक्षा बीए तक ग्रहण करने के बाद 1995 में ही एक हमारे जानने वाले आईपीएस अधिकारी रिटायर हुए थे, ईश्वरदीन रावत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पासी जागृत मंडल के अध्यक्ष थे सीतापुर में। उनके साथ रह करके हमने उनकी पास नौकरी किया 800 रुपये महीने की। फिर सन 2000 में हमने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े। कहाँ से? लखनऊ से, सीट में वार्ड संख्या 2 से। अच्छा। जो वार्ड संख्या 2 में आधा चिन्हाट का क्षेत्र आता था, आधा बीकेटी ब्लॉक का आता था। जो हमने 135 वोट से चुनाव हार गए थे, निर्दलीय लड़े थे, और उसके बाद बराबर जुड़े रहे। फिर निर्दलीय ही जुड़े रहे, और लेकिन हमारे जो है संबंध, माननीय आज हमारे बीच में बाबूजी नहीं हैं, जो मुख्यमंत्री भी रहे, माननीय कल्याण सिंह जी, उनसे संपर्क में रहे, और जो व्यक्तिगत उनसे जुड़े भी रहे हम भारतीय जनता पार्टी के। उससे सन 2014 में पूर्ण रूप से आजीवन सदस्यता ग्रहण कर ली थी हमने भारतीय जनता पार्टी की, और 17 में टिकट की भी दावेदारी की थी मोहनलालगंज विधानसभा से, जो लगभग तय था लोगों के बीच में। हम 2-3 लोग ऐसे थे जो चुनाव को बहुत अच्छे ढंग से लड़ने की स्थिति में थे। हमारा नाम था अमरेश कुमार रावत जी का, पुष्पा रावत जी थी, रामलाल जी थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े नेता के आने से सीट को छोड़ दिया था। जो आर.के. चौधरी जी आए और पार्टी में अलायंस करके सीट को छोड़ दिया, वो अपने BS फोर्स से चुनाव लड़े, जिसमें से पुष्पा रावत जी निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी। हमने कहा पार्टी का जैसा आशीर्वाद मुझे प्राप्त है हम उसी हिसाब से रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोगों ने बहुत कुछ कहा, मीटिंग हुई क्षेत्र में कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन हमने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर हम बने रहे बराबर। आर.के. चौधरी को हार का मुँह देखना पड़ा। कहीं न कहीं ये कमी छूट गई थी हमारे बड़े अधिकारियों के द्वारा, कह लीजिए, या किसी लोगों के सही जानकारी ना देने की वजह से, जिससे हमारी वो सीट जो है सपा के खाते में चली गई थी। इस बार बराबर हम लगे रहे। इस बार पुष्पा रावत जी तो समाजवादी पार्टी में चली गई थी, और मुझे तो जीवन भर का संकल्प लिया है, जब तक रहूँगा तब तक बीजेपी का बन के रहूँगा, वरना जब नहीं रहूँगा, भले ही राजनीति से कम अस्तित्व रखूँ, लेकिन जुड़ा रहूँगा बीजेपी से ही। तो इसके बाद रामलाल जी भी बने रहे। हमने भी इस बार 17 में प्रयास रहा कि अगर आशीर्वाद मिला पार्टी का
तो ये सीट ज़रूर जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जुड़ेगी। और सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं जिससे गरीब जनता को काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। जो मिशन था खास करके दलितों में, जो बाबा साहेब को अपना आदर्श मान के लोग अपने जीवन में उतारा, बाबा साहेब जी को अपने मन और दिल में रखा, उन सपनों को कहीं न कहीं हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। कि जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, राम मनोहर लोहिया जी के सपने थे कि अंतिम छोर के व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान हो, और मुस्कान तभी होगी जब वो घर भी होगा, घर में चूल्हा होगा तो जलता हुआ होगा, जलेगा तभी जब घर में राशन होगा और सारी व्यवस्थाएं होंगी। वो व्यवस्था हमारी सरकार ने पूरा किया है, जो मुफ्त में गैस सिलेंडर दे करके और मुफ्त में आवास, सबसे ज़्यादा आवास मुहैया कराने का काम इस भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुई है। और सबसे बड़ा जो परेशानी का सामना करता है हमारा किसान भाई, किसान भाइयों को जो सम्मान, किसान सम्मान निधि दे करके उनको जो राहत मिली है, साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये मिलता है। इस टाइप से, और इस महामारी, विषम महामारी जो कोरोना की आई, जिससे कोई बचा नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा कि योगी जी ने काफ़ी काम भी किया, जिससे जनता काफ़ी खुश हुई। तो इस दौरान जो है कोविड के, आपने कोरोना की चर्चा करी है, तो कोरोना, आप समाज सेवी भी रहे हैं, जो है आप काफ़ी समय से जुड़े रहे, तो आपने एक बताया कि संघ बना रखा है, तो उसका नाम क्या है? हमारा पारक महासंघ सामाजिक संगठन है जी, जो समाज को जागरूक करने का काम करता है, उनको अच्छी चीज़ें बताने का काम करता है। हमारे लोगों के जितने भी पदाधिकारी, मैं पारक महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी में पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रहा हूँ, इस बार नहीं हूँ। जो मैंने बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से काम किया है लोगों के बीच में, वो मेरा संदेश भी है ईमानदारी से काम करने का। और पारक महासंघ में कबीर साहब का शब्द है, जो पारक का मतलब एक विवेक है, इसका चीज़ जो विवेक से सोचिए, कोई भी काम करिए। राजनीति में भी आप, राजनीति को लोगों ने अपना नहीं माना, क्योंकि अपना, अगर वो 50 पैसे की माचिस की डिब्बी लेते हैं लोग, अपना समझते हैं, अगर कहीं से सील टूटी हो तो नहीं लेंगे। और इतना कीमती वोट जो जातिवाद में और धर्मवाद में और लालच में इधर उधर कर देते हैं, जिससे 5 साल तक परेशानी उठानी पड़ती है। हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पारक महासंघ के माननीय कौशल किशोर जी, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो हैं, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी हैं। हम लोग उन लोगों को जानकारी देते हैं कि तुम अपनी राजनीति को अपना क्यों नहीं मानते हो, आपकी राजनीति है। और सामने वाले को जब वोट देने जाओ, उसको देखो, अपना विवेक लगाओ, पहचानो ये कैसा व्यक्ति है, अच्छा है, हमारे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, तब आप वोट डालिए। और किसी लालच में वोट को इधर उधर ना बर्बाद करिए, वरना 5 साल तक वो लोग आपको परेशान करेंगे, जैसा कि तमाम सरकारें आईं और परेशान किया। हमने बाखूबी देखा, सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों में होती है समाजवादी की सरकार में। जो गुंडाई चरम सीमा पे रहती है, वो गुंडाई की दहशत सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग को होती है, जो न लड़ने में असमर्थ होता है, सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको दहशत रहती है, उसको मार बैठेंगे, लोग मारते पीटते हैं, तमाम ज़मीनों में कब्जा करते हैं। कम से कम इस बड़ी गुंडाई से राहत मिली। आज की डेट में वो गुंडेगर्दी ख़त्म है। इस संघ को, जो आपने संघ का नाम बताया, संघ को बनाने का मेन मकसद क्या था आपका? संघ को बनाने का मेन मकसद था कि हम लोगों को कबीर साहब के विषय में बताएं और अपने विवेक को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को समझाने का काम हम लोगों ने किया। मेन उद्देश्य था कि हमारा समाज, हमारे समाज का मतलब पूर्ण रूप से हमारे देश का जनमानस
जब अच्छी चीज़ें समझेगा कि इससे हमारा क्या लाभ है, क्या नुकसान है, तब वो लोग सही रास्ते पे काम करेंगे तो चुनाव सही लोगों का होगा, हमारी अच्छी सरकारें बनेंगी, हमारे देश का और प्रदेश का समुचित विकास होगा और सबको लाभ मिलेगा, सब लोगों को शांति, अमन, चैन मिलेगा। इस चीज़ को लेकर के पारक महासंघ का 2007 में निर्माण हुआ था। जी, मोहनलालगंज विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हैं, तो मोहनलालगंज विधानसभा में आपको क्या क्या परेशानियां दिख रही हैं, क्या क्या समस्याएं दिख रही हैं, क्या क्या विकास रुका हुआ दिख रहा है? मोहनलालगंज में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से मंत्री भी हुए लोग, विधायक भी रहे, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ इस विधानसभा में जो सरकार से कुछ ऐसी चीज़ें मुहैया हो जाती। जैसे कि सबसे बड़ा काम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, तो एक कम से कम डिग्री कॉलेज हमारे लड़कियों का, बच्चियों के पढ़ने के लिए होता, जो इतना बैक हो करके इतनी दूर से आने जाने के लिए सहूलियत मिलती उन लोगों को, कुछ ऐसे काम नहीं हुए। रोडों का काम नहीं हुआ। इस बार जब से सरकार मोदी जी की आई है, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम 87 गाँव में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, एक गांव मतलब पोल नहीं थे दूर दूर तक। आज इनकी वजह से संपूर्ण गाँव में जितने भी गांव हैं सब गांवों तक लाइट पहुंच गई, पोल चले गए, बिजली हो गई। ये एक बड़ी राहत का काम हुआ लोगों के बीच में। रोडें काफ़ी हद तक बनी हैं, अभी बनने वाली हैं, लेकिन विधायकों ने कोई ऐसा काम नहीं करा पाए अपने क्षेत्र में। भाई विधायक सरकार से कोई मांग करते अपने लिए, आज मान लीजिए हमारी पार्टी का विधायक नहीं है तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते, चलिए उस हिसाब से नहीं किया तुमने, समाजवादी के थे, लेकिन इससे पहले समाजवादी की सरकार रही है, तो आपको सोचना चाहिए थे। सत्ता पक्ष के विधायक थे, इससे पहले चंद्रा रावत जी रहीं, तो आज के चंद्रा रावत भी हमारी पार्टी में शामिल हो गई हैं। तो उन लोगों को मांग करना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें जो दिक्कतें जनता में थी, उन चीज़ों को मुख्यमंत्री या सदन में रखना चाहिए था, तो कुछ विकास क्षेत्र में होते इस टाइप के, तो जनता का उसका लाभ मिलता। मोहनलालगंज विधानसभा की जनता के लिए आप क्या रणनीति लेकर आ रहे हैं, क्या योजनाएं लेकर आ रहे हैं? मोहनलालगंज जनता के लिए हमें अगर मौका मिलता है और उस स्थान पे पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है, तो हम विधानसभा की तस्वीर और तकदीर दोनों चीज़ें बदल देंगे। किस तरह से? वो इस तरीके से, सबसे बड़ा काम जो हम करेंगे तो पूरी विधानसभा में अमन, चैन और भाईचारा स्थापित करेंगे। जो लोगों में द्वेष की भावना एक दूसरे में रहती है, सबसे पहले मैं उस चीज़ को समाप्त करने का काम करूंगा। और विकास कार्य जो सरकार से प्राप्त होंगे, जो निधि से होंगे, वो सारे विकास कार्य कराऊंगा। और लोगों में मैं चीज़ों को रखूंगा, हर चीज़ को अपनी, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं, धन का कोई लोभ और लालच नहीं है। जो चीज़ें प्राप्त होंगी वो हर जिस तरीके से वर्ष में या छमाही में चीज़ें प्राप्त होंगी, मैं जनता की संपूर्ण मीटिंग करके लोगों में उन चीज़ों को रखूंगा कि मुझे ये चीज़ें आई हैं और इन चीज़ों का उपयोग इन जगहों पे हुआ है, इन लोगों को प्राप्त हुआ है, ये चीज़ बची है। कोई चीज़ को मैं मतलब अंधकार में नहीं रखूँगा, पूरी पारदर्शिता रखूँगा एक एक पैसे का। अक्सर मतलब देखा जाता है कि हर क्षेत्र में रोजगार को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो मोहनलालगंज विधानसभा में आप रोजगार के लिए कोई साधन उत्पन्न करना चाहते हैं या जनता के लिए ऐसा कुछ सोच रखा है आप? जी, हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे मोहनलालगंज में एक अच्छी मंडी हो, जो किसानों को सबसे बड़ी सहूलियत मिले। और उसके बाद हम चाहेंगे तमाम योजनाएं हमारी केंद्र की सरकार ने और स्टेट की सरकार ने जो दिया है, उन चीज़ों को लोगों तक उतारने का, ज़मीन पे उतारने का काम हम करेंगे, जिससे स्वयं जब स्वयं मालिक बनने का अवसर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसको पूर्ण रूप से लोगों के बीच में उतारने का काम करेंगे। जो उद्यमी बनाने का, पूरे देश में एक महिला को और एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बैंक से एक एक व्यक्ति को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक
बगैर गारंटी का लोन दे करके और उद्यमी बनाने का काम जो शुरू किया, इस चीज़ को लोगों ने पूर्ण रूप से उतार नहीं पाए। कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी कमी रही, कहीं ना कहीं लोग जागरूक भी नहीं होंगे। हाँ, कहीं कहीं जागरूक भी नहीं रहे। तो उन चीज़ों को उतार देंगे तो व्यक्ति जब स्वयं मालिक होगा, और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी आप अगर कोई सामान बनाते हैं और नहीं बिकेगा तो उसको सरकार ले लेगी। अब इतनी बड़ी सहूलियत और कहाँ से मिल सकती है जी। आप काफ़ी समय से राजनीति से जुड़े हुए, 1996 से ही, तो आपने बहुत सारी समाज सेवा भी की है। तो ऐसी कौन सी समाज सेवा की है जिससे जनता काफ़ी आपसे प्रभावित है, और एक छोटा सा मतलब गरीब इंसान हो या बड़े से बड़ा आदमी, हर इंसान के बीच आपकी बहुत चर्चा हो रही है? जी देखिए, गरीब लोगों में हम रहे हैं और गरीब हम खुद ही रहे हैं बहुत, और गरीब हैं क्योंकि 1995 में जब हम 800 रुपये की नौकरी करते थे तो इससे लोगों में आकलन हो जाना चाहिए कि हम कितने वो थे। और गरीबी को हमने देखा है, गरीबी इस टाइप की देखा है कि एक समय था जो ठंड के महीने में हमारे पास शरीर को ढकने के लिए रजाई नहीं थी, टाट की बोरी तक मैंने ओढ़ा है। एक सीज़न पूरा इस टाइप से मैंने काटा है। जो आलू की बोरी पहले 1 कुंटल की आती थी, उसी को बिछाता था, उसी को ओढ़ता था। और लोगों में हम ईमानदारी से काम किए, कभी किसी को झूठ बोल के काम नहीं किए, इसलिए लोगों में चर्चा है हमारी। क्योंकि झूठ के लिए थोड़ी देर के लिए आपसे लोग जुड़ जाएंगे बहुत तेज़, लेकिन जब आपकी हकीकत जानेंगे, कितने दिन नहीं जानेंगे, उस समय लोग आपसे नफ़रत करेंगे। मैंने किसी चीज़ को झूठ बोल करके किसी के बीच में अपनी बात नहीं रखी, इसलिए हमारे ऊपर किसी गलत टिप्पणी करने का अवसर किसी को नहीं मिल पाया। आपकी ईमानदारी की वजह से ही मतलब जो है आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और आपने जो है अपना ईमान डगमगाने नहीं दिया। जबकि अक्सर झूठ की वजह से और बेईमानी करके इंसान अक्सर पहुँच जाता है, लेकिन आपने देखा कि कितने ईमानदार हैं, कितने सच है, किस स्थिति से गुजरे हैं। मतलब एक टाट की बोरी ओढ़कर उसके बाद इतना संघर्ष किया कि आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और आज मोहनलालगंज विधानसभा में इनकी काफ़ी चर्चा है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। और जो है इस बार जनता को ही नहीं, इनको भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो है पार्टी इस बार इनको अवसर देगी। और ईमानदारी के बल पर यहाँ तक पहुँचना बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है, बहुत ही कठिन होता है। तो हम आपको ऐसे ही बहुत अच्छे लोगों से मिलवाएंगे। आप बस एम न्यूज़ को लगातार देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।